हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पेप्टिक अल्सर के बारे में पढ़ेंगे। पेप्टिक अल्सर होता है क्या है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। What are peptic ulcers? Peptic ulcers are sores that develop in the lining of the stomach, lower esophagus, or small intestine. They are usually formed as a result of inflammation caused by the bacteria H. pylori, as well as from erosion from stomach acids. पेप्टिक अल्सर एक तरह का घाव होता है जो कि स्टोमक के इंटरनल लाइनिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम और स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। कई बार मुंह में छाले हो जाते हैं। ठीक उसी तरह पेट के अंदर भी, स्टोमक के अंदर भी छाला या घाव होता है। इस समस्या को ही पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। पेप्टिक अल्सर डिओडेनम और स्टोमक में पाए जाने वाले डाइजेस्टिव फ्लूइड्स के बीच में इम्बैलेंस के कारण होता है। पेप्टिक अल्सर होने पर स्टोमक पेन, जलन की समस्या होती है। कई बार उल्टा सीधा खाने, गड़बड़ जीवन शैली, तलिए और मसालेदार खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन से स्टोमक से संबंधित यह समस्या हो जाती है। स्टोमक में छाले हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ये बैक्टीरिया स्टोमक में इन्फ्लामेशन करते हैं जिससे घाव या छाले हो जाते हैं। अगर इस समस्या को वक्त रहते ठीक नहीं किया गया और अगर इसको इग्नोर कर दिया जाता है तो इंटरनल ब्लीडिंग और इन्फेक्शन हो सकता है। टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर्स। आगे हम पेप्टिक अल्सर्स के टाइप देख लेते हैं। पहला है गैस्ट्रिक अल्सर। अल्सर्स डेट डेवलप इनसाइड द स्टोमक। ये अल्सर स्टोमक के अंदर डेवलप होते हैं, इसलिए इसे गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। दूसरा है इसोफेगल अल्सर्स। अल्सर्स डेट डेवलप इनसाइड द इसोफेगस। ये अल्सर इसोफेगस के अंदर डेवलप होते हैं, इसलिए इसे इसोफेगल अल्सर कहते हैं। ड्यूडेनल अल्सर्स। अल्सर्स डेट डेवलप इन द अपर सेक्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स कॉल्ड द ड्यूडेनम। ये अल्सर स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर सेक्शन में होते हैं जिसे ड्यूडेनम कहते हैं। आगे देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर कैसे होता है। एच पैलोरी बैक्टीरिया कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू स्टोमैक में एंटर करते हैं और स्टोमैक में यूरेज का फॉर्मेशन करते हैं जो कि अल्कलीन मीडियम के होते हैं। अल्कलीन नेचर होने के कारण स्टोमैक में पाए जाने वाले जो केमिकल्स होते हैं वो यूरेज को डिग्रेड नहीं कर पाते हैं, जिससे वैगस नर्व्स स्टिमुलेटेड होते हैं और एचसीएल सिक्रीट करते हैं जो कि स्टोमैक की लेयर को बर्न कर देता है, को जला देता है और अल्सर का कारण बनता है। कॉजेज ऑफ पेप्टिक अल्सर्स। पेप्टिक अल्सर्स के कारण देख लेते हैं। पहला जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। एच पाइलोरी बैक्टीरिया एक बेहद सामान्य बैक्टीरिया है। इसके सिम्टम्स इतने सामान्य होते हैं कि हम उन्हें महसूस भी नहीं कर पाते हैं और ये हमें प्रभावित करने लग जाते हैं। इनके सिम्टम्स को समझना बेहद मुश्किल होता है। ये बैक्टीरिया हमारे स्टोमक के इंटरनल लाइनिंग में होते हैं और किसी भी उम्र के लोग इसके चपेट में आ सकते हैं। कुछ लोगों में एच पैलोरी बैक्टीरिया की वजह से स्टोमक के इंटरनल लाइनिंग में पेन होने लगता है और ये बैक्टीरिया हमारे स्टोमक में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो एसिड पैदा होता है उस एसिड की क्षमता को ये कम कर देता है। दूसरा कारण जो हो सकता है वो फ्रीक्वेंट यूज ऑफ एस्प्रिन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, आइबुप्रोफिन। दूसरा कारण फ्रीक्वेंट यूज ऑफ एस्प्रिन हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से एस्प्रिन ले रहा है तो उसको पेप्टिक अल्सर होने की अधिक संभावना हो सकती है। दूसरे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेने से भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। उनमें इबुप्रोफेन और नेप्रोक्सन शामिल है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स शरीर को एक ऐसा केमिकल बनाने से रोकते हैं जो कि स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन्स की मेम्ब्रेन को एसिड से बचाने का काम करते हैं। इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण पेप्टिक अल्सर हो सकता है, जैसे कि स्मोकिंग करना। ज़्यादा स्मोकिंग करने से भी अल्सर हो सकता है। ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, अधिक मात्रा में अल्कोहलिज्म करना। स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से हो सकता है। रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी को यूज़ करना किसी बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए। स्टोमक कैंसर, अगर किसी व्यक्ति को स्टोमक कैंसर है तो उसको भी पेप्टिक अल्सर होने का कारण हो सकता है। मसालेदार खाने से, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादातर मसालेदार खाना खाता हो तो इससे भी उसको हो सकता है। लीवर, किडनी, लंग से संबंधित डिसीज अगर किसी व्यक्ति को है तो उसे भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। जीन्स भी एक फैक्टर हो सकता है। अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति को पहले पेप्टिक अल्सर हुआ हो तो हो सकता है कि आने वाले जनरेशन को ये हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस होता है।
नेक्स्ट सिम्टम्स देख लेते हैं पेप्टिक अल्सर के। पेप्टिक अल्सर होने पर व्यक्ति को कई विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। यह सभी पेशेंट की स्थिति की गंभीरता पर डिपेंड करते हैं। आमतौर पर व्यक्ति को स्टोमैक और चेस्ट के बीच में जलन और दर्द महसूस होता है। यह दर्द खाली पेट अधिक होता है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक व्यक्ति को परेशान कर सकता है। पेप्टिक अल्सर का दर्द व्यक्ति दर व्यक्ति कुछ मिनटों से लेकर कई घंटों तक रहता है। पेप्टिक अल्सर होने पे कई सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे वोमिटिंग होना, रात में खाली पेट या खाने के कुछ समय बाद तेज दर्द होना, गैस और खट्टी डकार होना, चेंजेस इन अपेटाइट, भूख की कमी होना, ब्लडी और डार्क स्टूल होना, नोजिया हो जाना, खून की कमी हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है। नेक्स्ट प्रिवेंशन देख लेते हैं कि पेप्टिक अल्सर से कैसे बचाव किया जा सकता है। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि बीड़ी सिगरेट सबको नहीं पीना चाहिए। अल्कोहलिज्म, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। वॉशिंग योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड इन्फेक्शंस, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ को धोना चाहिए ताकि जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है वो हैंड्स के थ्रू माउथ में एंट्री ना करे। पेन रिलीवर्स, कैफीन और जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आता है उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन सभी ड्रग्स को परहेज करके भी पेप्टिक अल्सर से दूर रह सकते हैं, इनसे बच सकते हैं। एच पाइलोरी बैक्टीरिया से बचाव के लिए कंटामिनेटेड फूड और वाटर के साथ साथ स्वच्छता का भी भरपूर ध्यान रखना चाहिए। अब डायग्नोसिस देख लेते हैं कि पेप्टिक अल्सर को कैसे डायग्नोस किया जाता है। पेप्टिक अल्सर को एंडोस्कोपी या एक्सरे टेस्ट, इन दोनों टेस्ट द्वारा पेप्टिक अल्सर का पता लगाया जा सकता है। पेप्टिक अल्सर का पता लगाने के लिए मेडिकल हिस्ट्री का पता लगाया जाता है और इसके साथ साथ फिजिकल एग्जामिनेशन भी किए जाते हैं। पेप्टिक अल्सर को पता लगाने के लिए लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं ताकि इस टेस्ट में पता लगाया जा सके कि पेशेंट के बॉडी में एच पाइलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं। इस टेस्ट में एच पाइलोरी बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए कई टेस्ट किए जाते हैं, जैसे सूजन के लिए जांच किया जाता है, स्टोमैक में जो आवाज़ आती है उसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप की सहायता से उसको सुनने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो है वो ब्लड टेस्ट के जरिए भी कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट में ब्लड सैंपल लिया जाता है और ये देखा जाता है कि ब्लड में इन्फेक्शन का लेवल नॉर्मल है या नहीं। यूरिया ब्रेथ टेस्ट भी किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इस टेस्ट में पेशेंट को एक विशेष लिक्विड पिलाया जाता है और इस लिक्विड की वजह से पेशेंट के बॉडी में प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने लगता है और अगर पेशेंट की बॉडी में एच पाइलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं तो ये वेस्ट प्रोडक्ट को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं और जब ये पेशेंट सांस छोड़ते हैं तो ये जो है वो दिखाई देते हैं। उसके बाद पेशेंट के सांस का सैंपल लिया जाता है और टेस्ट के लिए लैब में भेजा जाता है। अगर पेशेंट के सैंपल में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसके स्टोमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है। इसके बाद जो है वो स्टूल टेस्ट के जरिए भी पता लगाया जाता है कि पेशेंट के बॉडी में एच पाइलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट है नहीं। इस टेस्ट में पेशेंट के स्टूल को लैब में भेजा जाता है और उसका एग्जामिनेशन किया जाता है और एच पाइलोरी बैक्टीरिया का पता लगाया जाता है। गैस्ट्रोस्कोपी टेस्ट, गैस्ट्रोस्कोपी टेस्ट में क्या होता है कि एक लंबी सी ट्यूब जो है वो पेशेंट के बॉडी में माउथ के थ्रू उसके स्टोमक तक भेजा जाता है, जिसके एक छोर पे कैमरा जो है वो फिक्स किया जाता है ताकि इस कैमरे से पता लगाया जा सके कि पेशेंट के बॉडी में जो स्टोमक है या स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें एच पाइलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है। और इस प्रोसेस को करने से पहले पेशेंट को एक हल्के सीडेटिव दिया जाता है और प्रोसेस को और आरामदायक बनाने के लिए पेशेंट के गले पर एक एनेस्थेटिक स्प्रे किया जा सकता है जिससे उसको आराम मिले। ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट देख लेते हैं। पेप्टिक अल्सर को एंटासिड और एंटीबायोटिक दवाओं के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। कई बार दूसरी दवाएं भी हैं जो कि स्टोमक में जो एसिड का जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है उसको कम करने के लिए दिया जाता है। अगर किसी पर्सन को पेप्टिक अल्सर हो जाता है तो उसे मेडिकल एडवाइस लेते रहना चाहिए और अगर इसको ट्रीटमेंट के बिना ही छोड़ दिया जाता है, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो अल्सर बाद में एनीमिया और जो स्टोमक कॉर्सनिया होता है, डायरिया जैसी जो गंभीर बीमारी होती हैं वो भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं पेप्टिक अल्सर के। अगर पर्सन पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट नहीं करवाता है तो और अगर इसको इग्नोर कर देता है तो बाद में कई सारी गंभीर समस्याएं उसको हो सकती हैं, जैसे कि परफोरेशन।
इसमें क्या होता है कि स्टोमक की जो इंटरनल लाइनिंग होती है या स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें एक होल डेवलप हो जाता है और जिसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है। इंटरनल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग अल्सर्स कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस एंड दस रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन। अगर अल्सर के पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है तो काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है जिसके कारण उसको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। साइंस ऑफ ब्लीडिंग अल्सर इंक्लूड लाइट हेडनेस, डिजीनेस एंड ब्लैक स्टूल्स। जब पेशेंट को ब्लीडिंग होने लगता है तो उसको लाइट हेडीनेस, हल्का सर दर्द, सिर चकराना और ब्लैक स्टूल जैसे ये सिम्टम्स दिखने लगते हैं। Scar tissue. This is thick tissue that develops after an injury. This tissue makes it difficult for food to pass through your digestive tract. Signs of scar tissue include vomiting and weight loss. जब इंजरी हो जाता है तो एक थिक टिश्यू जो है वो डेवलप हो जाता है जिसके कारण जब पेशेंट फूड को इंटेक करता है तो उसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उसको पेन होने लगता है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जरिए फूड को पास होने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम आप अपलोड करें वो तुरंत आप तक पहुँच जाए।